अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12। आज फर्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो ज़्यादातर टॉपिक्स हैं वो आपको आपकी जो 9th क्लास की फिजिक्स है उसमें भी मिल जाएंगे, जैसा कि एसआई यूनिट्स हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी है। तो ये टॉपिक्स आपकी फिजिक्स की बुक में चैप्टर नंबर 1 में मौजूद हैं। चैप्टर का जो नेम है वो है एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। पहले हम समझते हैं कि एम्पिरिकल डाटा से क्या मुराद होती है। एम्पिरिकल डाटा उस डाटा को कहते हैं जो कि हमें दो चीज़ों से हासिल होता है, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन से और नंबर 2 एक्सपेरिमेंट से। यानी इस डाटा को हासिल करने के लिए हमें मुशाहिदात करने पड़ते हैं, कुछ डाटा हमें वहाँ से मिलता है और फिर हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं जिससे हमें मज़ीद डाटा ऑब्टेन होता है। तो इस डाटा को हम नाम देते हैं एम्पिरिकल डाटा का, या आप इसको यूँ भी कह लें कि इस डाटा के लिए हमें किसी थ्योरी पे या किसी अजम्पशन पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता, बल्कि हमें एविडेंस चाहिए होता है इस डाटा के लिए, और वो एविडेंस हम अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम कैसे इस एम्पिरिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं, यानी उसका तज्जिया करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मौजूद है इंट्रोडक्शन का। वहाँ उसने पहले साइंस को डिफाइन किया। साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ दिस वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस से आप वाकिफ़ है। साइंस एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम इस दुनिया को ऑब्जर्वेशंस के साथ और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ मेथड थ्रू विच वी मेक सेंस ऑफ दिस वर्ल्ड इन विच वी लिव। कहता है साइंस ही वो तरीका है जिसमें हमारे इर्द गिर्द दुनिया में मुख्तलिफ जो चीज़ें हो रही हैं उसकी कोई लॉजिक बनती है, हमें समझ में आता है कि ये काम कैसे हो रहा है। जैसे हम जब एग को बॉईल करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। अब उसमें ऐसी क्या चेंज आती है जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है, इस चीज़ का आंसर हमें साइंस प्रोवाइड करेगी। साइंटिफिक रिसर्च इज़ डन इन ऑल द कंट्रीज़ ऑफ दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ साइंस के रिलेटेड रिसर्च हो रही है। किसी कंट्री में वो रिसर्च ज़्यादा है, किसी कंट्री में वो रिसर्च कम है। जैसे यूरोप में और अमेरिका में साइंटिफिक रिसर्च ज़्यादा हो रही हैं, जबकि अफ्रीका या एशिया में निस्बतन कम हो रही हैं। बट द वे इट इज़ डन इज़ नॉट आइडेंटिकल एवरीवेयर। और दूसरा वो कह रहा है कि ये रिसर्चेस हो रही है ना, ये एक तरीके से नहीं हो रही। किसी कंट्री में एक रिसर्च किसी और तरीके से हो रही है, वही रिसर्च दूसरी कंट्री में किसी और तरीके से होगी। जैसे एक कंट्री में लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर के अंदर, दूसरी कंट्री में लेंथ को मेजर किया जाता है फुट के अंदर। अब दोनों कंट्रीज़ में लेंथ मेजर हो रही है लेकिन डिफरेंट यूनिट्स के अंदर हो रही है। In order to make sure things are done properly and carefully, we need to share ideas and standardize our approach towards solving the problems. अब जब ये दोनों कंट्रीज़ के लोग आपस में ये डाटा शेयर करना चाहेंगे तो उनको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि जिस कंट्री ने लेंथ मेजर की है फुट के अंदर उसको मीटर की समझ नहीं आएगी, और जिसने मीटर के अंदर मेजर की है उसको फुट नहीं समझ आएगी। तो इससे इन दोनों के दरमियान ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि हम कोई ऐसा स्टैंडर्ड बनाएं जिसको सब लोग जानते हों, और उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके जो भी हम मेजरमेंट्स करें, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करें, तो जब वो हम आपस में शेयर करें तो हमें समझ आ जाए कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या चीज़ें मिली हैं और वो क्या मीनिंग रखती हैं। नेक्स्ट उसने इसी टॉपिक के अंदर ना यूनिट्स के हवाले से डिस्कशन किया कि हमें यूनिट्स के दौरान क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। तो हम इसकी हेडिंग बना लेते हैं, इश्यूज़ ऑफ यूनिट्स। वन ऑफ द मोस्ट usual problem here which is faced by the scientific community is the issue of unit। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट को हम किसी ना किसी यूनिट में शो करते हैं। जैसे सपोज मैं कोई लेंथ मेजर करता हूँ तो मैं यूनिट यूज़ कर सकता हूँ कि ये लेंथ इतने मीटर है, या मैं इसको फुट में बयान कर सकता हूँ। इसी तरह जब मैं टाइम मेजर करता हूँ तो उसको मैं मिनट्स या सेकंड में मेजर कर सकता हूँ। इसी तरह जो वज़न है बाज़ जगहों पर वो पाउंड के अंदर मेजर होता है, बाज़ जगहों पर वो किलोग्राम में मेजर होता है। अब इन यूनिट्स के साथ ना एक प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम ये था कि मुख्तलिफ कंट्री में ना मुख्तलिफ यूनिट यूज़ होते थे। कोई कंट्री किस यूनिट में मेजरमेंट करती थी, दूसरी कंट्री किसी और यूनिट में मेजरमेंट करती थी। तो इसी को उसने यहाँ पर डिस्कस किया है कि इफ़ साइंटिस्ट इन वन कंट्री आर मेजरिंग लेंथ इन मीटर, अगर एक कंट्री के जो साइंसदान है वो लेंथ मीटर में मेजर कर रहे हैं, एंड इन अनदर कंट्री इन फीट, और दूसरी कंट्री के जो साइंटिस्ट है वो लेंथ को मेजर कर रहे हैं फीट के अंदर, then we will have to face problems in converting them। तो जब वो आपस में कोई डाटा शेयर करेंगे ना तो उनको एक प्रॉब्लम आएगी यूनिट्स को कन्वर्ट करने में। यानी जिसने फीट में मेजर किया उसको ये समझ नहीं आएगी कि मैं कैसे इसको मीटर में लेके आऊँ, और जिसने मीटर में मेजरमेंट किया उसको ये नहीं समझ आएगी कैसे मैं इसको फीट के अंदर कन्वर्ट करूँ।
So comparing quantities in different unit is not only confusing but the wastage of time as well. तो वो कह रहा है कि इस तरह कंपैरिजन करने से ना सिर्फ एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही बल्कि टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना दुनिया में मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हल निकालने की कोशिश की। एक्चुअली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में। उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि हम यूनिट्स को ना एक्सटेंडर्डाइज कर देते हैं, यूनिट्स के स्टैंडर्ड बनाते हैं और पूरी दुनिया उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी। तो उस सिस्टम को या उस स्टैंडर्ड को नाम दिया गया SI यूनिट्स का। तो अब हम डिस्कस करते हैं SI यूनिट्स। फॉर द रीजंस मेंशन्ड अबव, जो उसने ऊपर प्रॉब्लम्स मेंशन की हैं, साइंटिस्ट हैव एग्रीड टू अडॉप्ट स्टैंडर्ड एंड यूज़र फ्रेंडली यूनिट। तो साइंटिस्ट इस बात पर एग्री हो गए क्यों ना हम एक स्टैंडर्ड बनाए यूनिट्स का जिसको यूज़ करना भी आसान हो, विच इज़ कॉल्ड SI और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो उस सिस्टम को नाम दिया गया SI या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का। थिंग्स बिकम अ लॉट ईजियर व्हेन वी यूज़ दीज यूनिट। तो जब हम SI यूनिट्स यूज़ करते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व होगी और चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं जो उन्होंने सिस्टम बनाया था SI यूनिट्स का, इसके फ़ायदे क्या थे, एडवांटेजेस ऑफ SI यूनिट्स। द अडोप्शन ऑफ SI यूनिट इज़ इम्पोर्टेंट इन ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस। अब SI यूनिट हर ब्रांच में यूज़ होते हैं साइंस की, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, बायो हो या कोई और ब्रांच हो, बिकॉज इट मेक कम्युनिकेशन ईजी वर्ल्ड वाइड। इट अलाउज साइंटिस्ट टू शेयर डाटा ईजिली, क्योंकि इससे आपस में जो कम्युनिकेशन है वो आसान हो जाता है। जब मुख्तलिफ फील्ड के साइंटिस्ट आपस में अपना डाटा शेयर करेंगे तो वो उस डाटा को या उन मेजरमेंट्स को ईजिली समझ आएंगे क्योंकि वो SI यूनिट को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा इसका एडवांटेज है कि SI यूनिट्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे रिड्यूस द नंबर ऑफ कन्वर्जन्स नीडेड टू कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन अमंग द साइंटिस्ट। दूसरा SI यूनिट को इसलिए भी प्रेफर किया जाता है क्योंकि SI यूनिट जब हम यूज़ करते हैं हमें बार बार कन्वर्जेंस नहीं करनी पड़ती, यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत कम पड़ती है। क्योंकि जब साइंटिस्ट SI यूनिट को फॉलो करके अपनी मेजरमेंट्स या कैलकुलेशंस करते हैं और वो फिर इस डाटा को दूसरे साइंटिस्ट के साथ शेयर करते हैं तो दूसरे साइंटिस्ट को समझ जाते हैं क्योंकि उनको भी SI यूनिट्स का इल्म होता है। तो हमें उनके लिए किसी नए यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। SI unit use base 10 just like our number system, so it is much easier to learn, remember and convert these units. SI units के अंदर हम यूज़ करते हैं base 10। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक यूनिट है 1 किलोग्राम, मैंने इसको कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस 1 किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर दूँगा 1000 के साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1000 ग्राम। अब 1000 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या काम किया, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 3 के साथ और मेरा यूनिट कन्वर्ट हो गया ग्राम के अंदर। तो यही बात वो कर रहा है कि SI यूनिट में जब हम कन्वर्जेंस करते हैं तो हम सिंपली बेस 10 यूज़ करते हैं कन्वर्जेंस के लिए, जिसकी वजह से कैलकुलेशंस काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं। अब इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज़ मैंने कन्वर्ट करना है 1 मीटर को सेंटीमीटर के अंदर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सिंपली मैं 1 को डिवाइड कर दूंगा 100 के साथ, या 100 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो सिंपली यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 1 को डिवाइड कर दिया 10 की पावर 2 से और यहाँ पर अगेन मैंने बेस 10 यूज़ किया। तो SI सिस्टम में हम बेस 10 यूज़ करते हैं और उस बेस 10 के ऊपर जो पावर होती है वो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, जिसकी मदद से हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसकी वजह से जो हमारी कन्वर्जन्स हैं वो ईजी भी हो जाती हैं, उनको याद करना भी आसान होता है, सीखना भी आसान होता है और उनको कन्वर्ट करना भी आसान होता है। नेक्स्ट वो लिख रहा है कि दीज यूनिट्स आर बेस्ड ऑन डेफिनेट एंड प्रिसाइज स्टैंडर्ड। अब SI सिस्टम में हम जो भी यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे हम किलोग्राम यूज़ करते हैं या मीटर यूज़ करते हैं, तो ये सारे के सारे यूनिट्स का एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी मौजूद होता है। यानी 1 किलोग्राम कितना वज़न होता है तो इसका पता लगाने के लिए स्टैंडर्ड दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है। तो जो हमारे पास 1 किलोग्राम वज़न है, मैं उस वज़न को उस स्टैंडर्ड के साथ जाके कंपेयर कर लूँगा। अगर जवाब उनका एग्जैक्टली सेम आया तो इसका मतलब मेरा जो वज़न है वो कितना है, 1 किलोग्राम। तो हर यूनिट के पीछे एक स्टैंडर्ड मौजूद है जिससे आप कंपेयर करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। और आखिरी इसका एडवांटेज है SI यूनिट्स आर इंटर रिलेटेड इन सच अ वे
that one unit is derived from other unit without conversion factor। इस स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि जो ऐसे यूनिट्स है ना वो आपस में इस तरह से रिलेटेड है कि जब हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना तो हमें किसी कन्वर्जन फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे जब आपने फुट को इंच में कन्वर्ट करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो ये हम कन्वर्जन फैक्टर का यहाँ पर यूज़ करते हैं। जबकि SI के यूनिट में ऐसा नहीं है, वहाँ पर हम किसी कन्वर्जन फैक्टर का यूज़ नहीं करते। अगर आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद वो डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड यूज़ ऑफ SI यूनिट, यानी SI यूनिट अब पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं। SI यूनिट्स आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तकरीबन हर जगह इनका इस्तेमाल होता है। इट अलाउ साइंटिस्ट टू यूज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड इन एक्सचेंजिंग साइंटिफिक डाटा। ये वही बात है जो हमने पहले की है कि इन सिस्टम को यूज़ करने से जो साइंटिफिक डाटा जब वो आपस में हम एक्सचेंज करते हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ, तो उसमें हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। दिस फैक्ट ब्रिंग एक्यूरेसी, इस सिस्टम को यूज़ करने से एक्यूरेसी आती है, जो हमारा रिजल्ट है वो करेक्ट होता है। कंसिस्टेंसी, जो डाटा है वो एक जैसा रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। एंड यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग इन साइंटिफिक कम्युनिकेशन, और पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं वो उस डाटा को ईजिली समझ सकते हैं। अ मेजरमेंट टेकन इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी ईजिली अंडरस्टूड एंड वेरीफाइड इन अनदर पार्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन। इस सिस्टम को यूज़ करके जब हम दुनिया के किसी एक हिस्से में कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट को दुनिया के किसी और हिस्से में ना सिर्फ ईजिली समझा भी जा सकता है बल्कि उसको बगैर किसी कन्फ्यूजन के हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के लास्ट में उसने डिस्कस किया है कोलैबोरेशन अमंग साइंटिस्ट, यानी मुख्तलिफ फील्ड के साइंटिस्ट के दरमियान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर या मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोलैबोरेशंस होती हैं। व्हेन साइंटिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज़ एंड कल्चर्स कोलैबोरेट ऑन रिसर्च, जब किसी रिसर्च के लिए मुख्तलिफ फील्ड के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के या मुख्तलिफ कल्चर के साइंटिस्ट आपस में कोलैबोरेट करते हैं, दे नीड अ कॉमन लैंग्वेज टू शेयर देयर रिजल्ट, तो उनको अपने एक्सपेरिमेंट्स को या अपने रिज़ल्ट को एक दूसरे को शो करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जिसको दोनों अंडरस्टैंड कर सकें। सपोज़ किसी रिसर्च के लिए एक साइंटिस्ट रशिया से आ रहा है, एक साइंटिस्ट पाकिस्तान से जा रहा है और एक साइंटिस्ट अमेरिका से आ रहा है, तो जब ये तीनों कंट्रीज़ के साइंटिस्ट उस रिसर्च पर काम करना शुरू करेंगे तो उनके दरमियान कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसको वो तीनों समझ सकें, तो वो सिस्टम हमें SI यूनिट्स देता है। यूजिंग SI यूनिट्स इनेबल साइंटिस्ट टू कंपेयर रिजल्ट, SI यूनिट यूज़ करके साइंटिस्ट अपने रिजल्ट को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, रेप्लिकेट एक्सपेरिमेंट को दोहरा सकते हैं, एंड टेक बेनिफिट ऑफ ईच अदर वर्क, और एक दूसरे के रिसर्च का एक दूसरे के वर्क का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अब हम इस पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या मेन बात सीखी है। In conclusion, we can say that SI unit allows scientists to work together effectively. खुलासे में हम ये कह सकते हैं कि SI यूनिट साइंटिस्ट को अलाउ करते हैं कि वो आपस में बेहतर तरीके से काम कर सकें। एडवांसिंग द फ्रंटियर्स ऑफ आवर नॉलेज, हमारे इल्म की जो हदें हैं वो उसको बढ़ा सकें, यानी हमारे इल्म में इजाफा कर सकें। ऑल ऑफ दिस इंश्योर्स सेफ्टी, ऐसा करने से ना सिर्फ सेफ्टी आएगी, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट भी डेवलप होगा, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कोई काम है तो उसको हम दोबारा भी कर सकते हैं, एंड प्रोग्रेस, और साइंस की फील्ड में प्रोग्रेस होगी। तो ओवरऑल जो SI यूनिट है उसने साइंस को एक कॉमन लैंग्वेज दे दिया जिसको हर एक समझ सकता है। जैसे इंग्लिश आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो किसी भी कंट्री में जाके बोली जा सकती है और वो लोग वहाँ पर कुछ उसको समझते होंगे, तो बिल्कुल इसी तरह SI यूनिट्स पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं और हर कंट्री में उनको समझा जाता है। इस टॉपिक के लास्ट में उसने ये एक्सरसाइज दिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट। वो पूछ रहा है कि आपने रिलायबल और रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट के अंदर फ़र्क बताएं। रिलायबल का मतलब होता है काबिल भरोसा, यानी ये वो रिज़ल्ट होते हैं जब इनको बार बार हम दोहराते हैं ना तो उसकी जो आउटकम निकलती है वो तकरीबन एक जैसी होती है। तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, रिलायबल रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड थ्रू द कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट और आउटकम्स व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशन। यानी जब हम किसी एक एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराते हैं और उससे जो रिज़ल्ट निकल रहा है या जो उससे आउटकम हमें मिल रही है वो तकरीबन एक जैसी रहती है, तो हमारा रिज़ल्ट रिलायबल होता है कि इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है।
जबकि रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट का मतलब होता है कि जब एक एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ जगहों पर परफॉर्म करते हैं या रिपीट करते हैं तो उनकी जो आउटकम होती है वो एक जैसी रहती है, तो हम कह देते हैं कि ये रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट है, क्योंकि इसको हम जहाँ मर्जी परफॉर्म कर लें सेम कंडीशंस के अंदर तो उसकी आउटकम एक जैसी रहती है। Reproducible results are those that can be repeated by other under the same condition and still give the same outcome। इसको मुख्तलिफ लोग रिपीट भी कर सकते हैं सेम कंडीशंस के अंदर और आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आता। रिलायबल रिजल्ट के बारे में हम लिख सकते हैं इट्स अबाउट गेटिंग सिमिलर रिजल्ट ईच टाइम। रिलायबल रिजल्ट का मतलब है कि एक जैसे मिलते हुए रिजल्ट मिलने हर एक्सपेरिमेंट के दौरान। जबकि रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट के बारे में इट्स अबाउट वेरीफाइंग द रिजल्ट बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, के एक रिजल्ट को मुख्तलिफ साइंटिस्ट वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम एक एक एग्जांपल भी इनकी डिस्कस कर लेते हैं। रिलायबल रिजल्ट की एग्जांपल है कि सपोज एक स्टूडेंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना चाहता है तो वो 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है ताकि वो बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सके। सपोज पहली दफ़ा उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको बॉइलिंग पॉइंट मिला 100 डिग्री, दूसरी दफ़ा भी उसको मिला 100 डिग्री और तीसरी दफ़ा उसको मिला है 99.9 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखा जाए तो उसकी जो तीनों रीडिंग्स हैं वो इस 100 डिग्री के करीब हैं या एग्जैक्टली 100 डिग्री हैं, तो इसका मतलब उसने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट से जो उसको रिज़ल्ट मिले हैं वो एक्चुअल वैल्यू के बहुत करीब हैं या एक्चुअल वैल्यू ही हैं, तो इसका मतलब उसके जो रिज़ल्ट हैं वो रिलायबल हैं, उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट की हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उसको वेरीफाई करने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ लैब्स के अंदर ना एक्सपेरिमेंट करते हैं और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। अब अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ही आता है, हालांकि उन्होंने मुख्तलिफ लैब्स में किया है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने किया है, लेकिन उनकी आउटकम वही आ रही है, तो इसका मतलब ये जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वाला एक्सपेरिमेंट है इसके जो रिज़ल्ट है वो रिप्रोड्यूसेबल, हम इसको कहीं पे रिपीट करेंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा बल्कि वो 100 डिग्री ही रहेगा कंडीशन सेम होने की सूरत में। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ एसआई यूनिट्स हैव ब्रॉट हार्मनी इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि कैसे एसआई यूनिट ने साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर एक हम आंखी पैदा कर दी है, यानी कैसे उनके दरमियान इत्तेहाद आ गया और वो एक चीज़ पर एग्री हो गए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे एसआई यूनिट्स हैव ब्रॉट हार्मनी टू द साइंटिफिक कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। क्योंकि एसआई सिस्टम से हमें एक स्टैंडर्ड मिल गया है मेजरमेंट का जिसको हमने फॉलो करना है, इस वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी के दरमियान हार्मनी क्रिएट हो गई है। दिस मीन साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइज यूज़ द सेम यूनिट फॉर मेजरमेंट। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ दुनिया में मौजूद उनको मेजरमेंट्स के लिए एसआई सिस्टम के यूनिट्स फॉलो करना पड़ते हैं। दिस मीन्स साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड यूज सेम यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया में जो साइंटिस्ट मौजूद हैं वो अपने मेजरमेंट के लिए एक ही जैसे यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग कन्फ्यूजन, इससे कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। एंड एरर ड्यू टू डिफरेंट यूनिट, और मुख्तलिफ यूनिट्स को यूज़ करने से जो एरर होने थे वो अब नहीं होंगे। इट्स लाइक हैविंग अ कॉमन लैंग्वेज फॉर साइंस, या इसको यूँ कह लें कि ऐसा यूनिट की वजह से साइंस को एक कॉमन लैंग्वेज मिल गई है जिसको हर साइंटिस्ट समझ सकता है, इसलिए उनके दरमियान हार्मनी क्रिएट हो गई है। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि इफ़ अ पाकिस्तानी साइंटिस्ट मेजर लेंथ इन मीटर, अगर पाकिस्तान में मौजूद एक साइंटिस्ट लेंथ को मेजर करता है मीटर के अंदर, एंड एन अमेरिकन साइंटिस्ट आल्सो यूजेस मीटर, और अमेरिका का भी एक साइंटिस्ट लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूज़ करता है, देन बोथ कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड शेयर रिजल्ट विदाउट कन्वर्जन। अब चूँकि दोनों ने ऐसा यूनिट यानी मीटर को यूज़ किया, लिहाजा दोनों इस मेजरमेंट को समझ भी सकते हैं और अपने रिज़ल्ट बगैर किसी कन्फ्यूजन के साथ एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।